नमस्कार, मैं खुशी कुमारी पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज की छात्रा आज आप सबों के समक्ष अरब इजराइल विवाद पर एक प्रेजेंटेशन लेकर उपस्थित हूँ। आज हम 20वीं एवं 21वीं शताब्दी के एक बहुत महत्वपूर्ण एवं विवादास्पद विषय के बारे में एक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझने जा रहे हैं। यह संघर्ष केवल जंगों तक सीमित नहीं है, इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक ऐसे कई विषयों के टकराव का उदाहरण मिलता है। तो चलिए हम इस प्रेजेंटेशन के जरिए अरब इजराइल संघर्ष को समझते हैं। सर्वप्रथम हम इजराइल की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। जब हम इजराइल की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इजराइल अपने चारों तरफ से लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, भूमध्य सागर और सीरिया से सटा हुआ है। इजराइल में ही फिलिस्तीन के क्षेत्र जैसे वेस्ट बैंक और गाजा उपस्थित है और इजराइल में ही इजराइल की पवित्र राजधानी यरूशलेम ठीक इसके मध्य में स्थित है। जब हम अरब इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि पर बात करते हैं तो यह पृष्ठभूमि तब तैयार हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में यहूदीवाद एवं अरब राष्ट्रवाद के कारण फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यह तनाव 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ और गहरा हो गया, जिसके कारण इस बीच कई सारे युद्ध की लड़ियां लग गई। इस विवाद के कारणों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला परंपरागत कारण तो वहीं दूसरा तत्कालिक कारण। परंपरागत कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण यरूशलेम, जो इजराइल की पवित्र राजधानी है, उसका महत्व है। यरूशलेम में 37 एकड़ का द टेम्पल माउंट का क्षेत्र स्थित है, जिसमें मुस्लिमों का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद, ईसाइयों का पवित्र स्थल द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर और यहूदियों का पवित्र स्थल सोलोमन मंदिर स्थित है। इस कारण यह इस विवाद का एक प्रमुख कारण बनता है। इसके अलावा 1948 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत ब्रिटेन ने इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और इजराइल ने एक यहूदी राष्ट्र के रूप में अपना स्थापना फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में किया। परंतु यह चीज पूरे अरब जगत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, जिसके कारण अरब जगत ने एक के बाद एक युद्ध की लड़ियां लगा दी। जैसे 1948 में प्रथम युद्ध, 1956 में द्वितीय युद्ध, 1967 में तृतीय युद्ध, वहीं 1964 में चतुर्थ युद्ध। अब चूंकि पूरा अरब जगत इजराइल के विरुद्ध था, उसने युद्ध के द्वारा इजराइल को दबाने की कोशिश की, परंतु नाकामयाबी के कारण उसने आतंकवाद का सहारा लेने का निर्णय लिया। आतंकवादियों द्वारा भी कई हमले किए गए, परंतु उस हमले में भी इजराइल को दबाया न जा सका। फिर भी इस दौरान शांति का पथ प्रशस्त था, परंतु वर्तमान में 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर एक समन्वित हमला किया, जिसमें केवल 20 मिनट के अंदर लगभग 5000 रॉकेट दागे गए, जिससे पूरे इजराइल की जड़ें हिल गई। इस हमले को विभिन्न चरणों में किया गया था और इसे अल अक्सा तूफान अभियान का नाम दिया गया था। इस हमले के अंतर्गत सर्वप्रथम रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें 5000 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे गए। दूसरा हमला जमीनी घुसपैठ का था, जिसमें हमास के लड़ाके इजराइल की सीमा पार कर इजराइल में घुस गए। आम नागरिकों को उन्होंने प्रतिबंधित किया और उन्हें बंदी भी बना लिया। कईयों को उन्होंने प्राण दंड भी दिया। इस हमले के पीछे हमास ने अपना उद्देश्य फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण बताया। उसने बताया कि इस हमले ने इजराइल की सैन्य शक्ति को चुनौती दी है, साथ ही गाजा पट्टी में इजराइल की नाकाबंदी और पाबंदी का प्रतिरोध किया है और अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीन अधिकारों के संरक्षण के लिए इस हमले को महत्वपूर्ण बताया है। इजराइल ने अपनी जवाबी कार्यवाही के फलस्वरूप गाजा पट्टी में हमास के बड़े ठिकानों पर बहुत अधिक बमबारी की, सैन्य अभियान चलाए। वहीं इस वर्तमान स्थिति यह है कि इजराइल ने इसे युद्ध घोषित कर दिया है और गाजा में हमास को पूरी तरह से मिटाने का संकल्प ले लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल ने न केवल फिलिस्तीनी क्षेत्रों बल्कि सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ईरान इत्यादि पर भी हमले किए, जिससे यह संघर्ष केवल इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष न रहकर अरब इजराइल संघर्ष बन गया है। अब तक लगभग 45,000 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह, ईरान के नौसैनिक बॉर्डर और हुती विद्रोहियों पर भी जवाबी कार्यवाही की है। यहाँ तक कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं काट्ज,
उन्होंने यह तक धमकी दी है कि जिस प्रकार उन्होंने हुतियों को, हिजबुल्लाह को खत्म किया है, उस प्रकार वे इस पूरे संघर्ष को दबाना चाहते हैं। इस पूरे संघर्ष के दौरान गाजा के जो चीफ थे इस्माइल हानिया, इसके अलावा यहया सिनवार, इनकी मृत्यु की स्वीकृति इजराइल ने अपने माथे पर ली है। वर्तमान स्थिति यह है कि इजराइल ने यह भी स्वीकृत कर लिया है कि हसन नसरल्लाह, फतह शरीफ और अली करकी, जो क्रमशः हमास और हिजबुल्लाह से संबंधित थे, उनकी भी हत्या इजराइल ने ही की थी। जब हम 2023 में हुए इस हमले के प्रभाव के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल ने इन हमलों के बाद व्यापक सैन्य अभियान किया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं उठी। 25 दिसंबर 2024 की खबर है कि लगभग 23 लाख लोग गाजा में दर दर भटकने को मजबूर हैं। ऑक्सफैम ने इजराइल पर यह आरोप लगाया है कि 6 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने जबलिया बेत लोहिया एवं जबलिया बेत हनून में राहत सामग्री पहुंचाने तक की भी पाबंदी लगा दी है, जिससे वे लोग खुद को स्थिर न कर सके। इसके अलावा हमलों के कारण इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संघर्ष बढ़ा है। इससे शांति वार्ता का जो प्रयास है वह अब और कठिन होता दिख रहा है। कई देशों ने इस हमले की निंदा की तो कईयों ने हमास का समर्थन भी किया। इससे वैश्विक ध्रुवीकरण बढ़ता है और वैश्विक राजनीति पर भी असर पड़ता है। हमलों और जवाबी कार्रवाइयों से बड़ी संख्या में मानवीय हताहत हुए हैं और युद्ध और अस्थिरता के कारण न केवल इजराइल और गाजा बल्कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था हिली हुई है। जब हम हमले के परिणामों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि इजराइल और हमास इनके बीच संघर्ष तेज होता है और हिजबुल्लाह, हुती विद्रोही और अधिक स्तर पर इस हमले में टूट पड़ते हैं तो यह साबित हो सकता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी तबाही हो और तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावना हो सकती है। इजराइल और गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान हो सकते हैं, जिससे मानवीय संकट और अधिक गहराएगा। इसके अलावा चूंकि हम जानते हैं कि इजराइल पूरे विश्व में अपनी रक्षा रणनीति, अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। उसका आयरन डोम हवा में ही रॉकेटों और मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है, परंतु इस हमले पर इजराइल का आयरन डोम और उसका जो इंटेलिजेंस है मोसाद, वो भी कुछ नहीं कर पाया, जिसके कारण अब न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे विश्व को अपनी सुरक्षा रणनीति पर काम करना पड़ेगा, इसे मजबूत करना पड़ेगा। इस संघर्ष के कारण पूरे विश्व में मानवीय संकट बढ़ा है। इससे उत्तरी गाजा या गाजा पट्टी में जो लोग रह रहे हैं उनकी आजीविका में, उनके रहने सहने पर असर पड़ रहा है। इससे विस्थापन की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी और इजराइल के आसपास के देशों में दबाव बढ़ेगा। घरेलू राजनीति में यह प्रभाव पड़ेगा कि यदि सुरक्षा में जरा सी भी चूक हुई तो नेतन्याहू सरकार पर सवाल उठेंगे और यदि हमास और फिलिस्तीन प्राधिकरण के बीच तनाव बढ़ता है तो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस संघर्ष को रोकने के लिए इन दोनों खेमों पर दबाव बना रखा है। गाजा पट्टी में लोग हमेशा से इस संघर्ष के चलते मानवीय संकट का सामना करते आ रहे हैं और मध्य पूर्व में अस्थिरता होने के कारण तेल के दामों में प्रभाव पड़ सकता है, जिससे पूरे विश्व में आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। इस हमले का यदि भारत पर प्रभाव की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत अपने तेल के आयात के लिए अरब देशों पर निर्भर करता है। यदि उस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो न सिर्फ तेल के दामों में बढ़ोतरी होगी बल्कि तेल की आपूर्ति में भी कमी होगी। इसके अलावा खाद्य सामग्री एवं निर्माण सामग्री की आपूर्ति में भी कमी हो सकती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। हम जानते हैं कि भारत और इजराइल का जो सामरिक और रक्षा संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में संघर्ष के कारण यह संबंध बहुत कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा मध्य पूर्व में जो भारतीय प्रवासी रह रहे हैं उनके रहने सहने, उनकी आजीविका पर भी संकट पड़ सकता है। जब हम सामरिक और सुरक्षा प्रभाव की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस संघर्ष के चलते पूरे विश्व में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह, इन जैसे आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ। इन संगठनों के कारण पूरे विश्व में सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हुआ है। भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति है और इस संघर्ष में उसे एक संतुलित नीति अपनानी होगी। यदि भारत इजराइल का समर्थन करता है तो हो सकता है भारत अरब के संबंधों पर कुछ प्रभाव पड़े
और यदि भारत अरब देशों का समर्थन करता है तो हो सकता है इजराइल के साथ उसकी सामरिक नीति कमजोर हो। अतः भारत को इस पूरे संघर्ष में एक संतुलित नीति अपनानी ही होगी और पूरे विश्व के लिए यह जरूरी है कि इस पूरे संघर्ष को रोकने का पूरा प्रयास किया जाए, वरना तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका अब दूर नहीं है। धन्यवाद।